Welcome again to the English for Intermediate Classes channel on the YouTube. Now we will explain the rest of the words appeared in this chapter. 11th is counted on. Counted on means judged to be probable or depended on. Its synonyms may be estimated, forecast, took into account, bore in mind, reckoned. इस पाठ में इसका अर्थ है कि निर्भर करना, और दूसरा अर्थ इसका होता है कि पहले से हम किसी चीज को सोच लें कि यही होगा, एस्टिमेट कर लें, फोरकास्ट कर लें, तो दैट मीन्स काउंटेड ऑन. फ्रेंड्स काउंटेड ऑन द कॉमन कमोशन टू एंटर द क्लास. फ्रेंड्स शोरगुल, कक्षा के शोरगुल पर निर्भर करता था कि जब शोरगुल हो रहा हो तो मैं चुपके से कक्षा में घुस जाऊंगा. 12th है कमोशन. कमोशन मीन्स नॉइजी डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रप्शन, डिस्टर्बेंस, टमल्ट, chaos, हर्ली बर्ली. These are all synonyms of commotion. There was a lot of commotion in the fish market. यानी मच्छी बाजार में बहुत शोरगुल था. नेक्स्ट है ब्लश्ड. 13th है ब्लश्ड. ब्लश्ड मीन्स टर्न्ड रेड एज इफ इन एम्बेरसमेंट और शेम, यानी शर्म के कारण लाल पड़ जाना. When French has to enter the class before everybody, his face was blushed. 14th है solemn. Dignified and somber in manner or character and committed to keeping promises. And synonym of this word solemn is earnest, sincere, sober, serious. How we can use it in a sentence? There is usually a solemn atmosphere in the morning assembly in the school. तो एक solemn यानी serious atmosphere सुबह की प्रार्थना सभा में रहता है स्कूल में. ठीक. नेक्स्ट वर्ड 15th है प्राइमर. An introductory textbook of alphabet of a language. The first coat of a paint applied. Second is the first coat of a paint applied to a surface, wood or metal. यानी इसके दो अर्थ हैं. पहले में तो ये वर्णमाला की एक किताब होती है किसी भी भाषा की, उसको प्राइमर कहा जाता है. दूसरे में अगर हम किसी मेटल पे या किसी लकड़ी पे या दीवारों पे हम पेंट करते हैं तो पेंट करने से पहले प्राइमर का प्रयोग करते हैं, प्राइमर लगाते हैं, तो उसी को हम प्राइमर कहते हैं. प्राइमर भी एक पेंट होता है. आयरन ऑक्साइड खासकर जो हम मेटल्स में लगाते हैं पहले, जिससे कि जंग ना पकड़े और पेंट जो उसके बाद लगाए थे वो पक्का रहे, तो उसके लिए हम प्राइमर लगाते हैं. तो इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? हाउजर वॉज होल्डिंग अ प्राइमर इन हिज हैंड्स. यानी हाउजर अपने हाथों में वर्णमाला की किताब पकड़ी था, या हाउजर ने अपने हाथों में वर्णमाला की किताब पकड़ी थी. 16 यानी 16th है थम्ब्ड. ये पेजेस के बारे में. ऑफ पेजेस worn or soiled by thumb and fingers by frequent handling. यानी बार बार प्रयोग करने से किताब किनारों से जो फट जाती है उसको हम थम्ब्ड कहते हैं. तो इसके सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, फिंगर्ड, फ्लिप्ड, हिचाइक्ड. ठीक है. द प्राइमर और बुक वाज थम्ब्ड एट द एजेस. 17th है ग्रेव. ग्रेव यहाँ दो अर्थ हैं फिर से. अ प्लेस फॉर द बरियल ऑफ अ कॉर्प्स. कॉर्प्स मीन्स शव, यानी डेड बॉडी. ठीक है. कॉर्प्स को बोलते हैं डेड बॉडी. तो जहां पे हम मृत व्यक्ति को दफनाते हैं उसको हम ग्रेव कहते हैं. इसके दूसरे शब्दों में इसको टूम कह सकते हैं, सेमेट्री कह सकते हैं. ठीक. और दूसरा अर्थ है इसका डिग्निफाइड एंड सोम्बर इन मैनर और कैरेक्टर एंड कमिटेड टू कीपिंग प्रोमिसेस. तो इसका अर्थ है सीरियस. इसका हम सिनोनिम बोलेंगे तो ये है सीरियस, सोम्बर, सोलेम एटसेट्रा. तो देयर वाज अ ग्रेव प्रॉब्लम दैट डे, यानी उस दिन वहां कोई विकट समस्या थी. 18th है थंडर क्लैप. अ सिंगल शार्प क्रैश ऑफ थंडर. दो अर्थ हैं इसके भी.
पहला है सिंगल शार्प क्रैश ऑफ थंडर, यानी बिजली की गड़गड़ाहट। और सेकंड है शॉकिंग सरप्राइज, यानी जिससे हम भौचक्का हो जाते हैं एकदम, ऐसा कोई सरप्राइज। दो अर्थ है इसके, एक तो थंडरबोल्ट है, एक इसका सिनोनिम थंडर क्लैप का है थंडरबोल्ट, और दूसरे अर्थों में है शॉक या स्टार्टल। It was a thunderclap in his ears that this was his last French lesson. यह बात उसके यह बात सुन के उसको झटका लगता है कि यह उसका अंतिम फ्रांसीसी भाषा की कक्षा है। यानी इसके बाद वो आज फ्रेंच के बारे में बोल रहे हैं, तो ये सुन के फ्रेंच को बड़ा झटका लगा कि आज के बाद वो फ्रेंच क्लास नहीं पढ़ पाएगा और अब से वहां जर्मन पढ़ाई जाएगी। सार, सार एक रिवर है, तो सार का प्रयोग ही फ्रेंच यूज्ड टू स्विम across the Saar, यानी फ्रेंच तैरकर सार नदी पार किया करता था। ठीक। नेक्स्ट है न्यूसेंस। न्यूसेंस का अर्थ है समथिंग और समवन दैट कॉजेज अनॉयंस और इनकन्वीनियंस, यानी जो चीज आप को असुविधा या समस्या उत्पन्न करती है, जो आपको असुविधा प्रदान करती है, तो इसका सिनोनिम है इरिटेशन या अनॉयंस। ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि क्राउड ऑफ पीपल is a great nuisance for the government to counter virus of corona। यानी भीड़ भाड़ वाले लोगों की भीड़ सरकार के लिए एक समस्या है। कोरोना वायरस को रोकने में ये एक भीड़ एक समस्या है। ठीक है, सरकार के लिए। गिव अप का अर्थ क्या है? त्याग देना। एडमिट डिफीट, या एक अर्थ है अबंडन, त्याग देना। दूसरा अर्थ है अबंडन, ABAN, अबंडन। ठीक है। और दूसरा अर्थ है एडमिट डिफीट, यानी हार मान लेना, यानी हथियार डाल देना, जिसको हम कहते हैं। तो गिव अप इसके एक अर्थ में है टू एक्सेप्ट डिफीट या एडमिट डिफीट। ठीक। दूसरे अर्थ में अबंडन, एब्डिकेट, रेनाउंस, ये सब सिनोनिम्स हैं। तो he gave up his study when he failed in the final exams last year। यानी लास्ट ईयर परीक्षा में फेल होने के बाद उसने अपनी पढ़ाई त्याग दी, यानी पढ़ाई उसने की नहीं उसके बाद। ठीक है। नेक्स्ट है क्रैंकी। क्रैंकी माने सनकी होता है,
इजीली इरिटेटेड और अनॉयड, जो आसानी से क्रोधित हो जाता है। तो एम हैमल was cranky। एम हैमल सनकी था, जो शिक्षक था उनका थोड़ा सनकी था। That's it for this video. Later I will upload the next video for the explanation of the rest of the words in this chapter. Till then, thank you and goodbye.